नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आइए हम लोग आज अगले प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेशन होगा हम लोगों का नंबर 6। और इस नंबर 6 के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग 125 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन को देखते हैं और उससे आगे के अभ्यास हम लोग करते हैं। और हम लोग ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथ ही आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिए, आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है तो एक बार यस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिए। और आपको भी ये अवगत हो गया होगा, टाइम टेबल भी लगभग आ गया है कि आपकी पेपर ये कब है, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए आप अपने प्रिपरेशन में एकदम लग जाइए और इस क्वेश्चनों को इतना ज़्यादा अभ्यास कीजिए, मत डालिए कि सबसे ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी में नंबर ले आने में सफल रहें। क्वेश्चन नंबर 125 तक हम लोगों ने देख लिया था। 125 से ऊपर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 को फिर से देखते हैं। मलेशिया तथा इंडोनेशिया में क्या होता है? रबड़ की प्रधानता है या कहवा की प्रधानता है, चाय की प्रधानता है या चावल की प्रधानता है? जो इंडोनेशिया मलेशिया है वह एक पूर्वी द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। इन पूर्वी द्वीप समूह में कई ढेर सारे द्वीप हैं, से सुमात्रा, जकार्ता, जावा, बाली, ठीक है ना, सुलावेसी, इरियन जया, ठीक है ना, ये सब देश हैं। इन सब देशों में रबड़ की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है भाई? रबड़ की कृषि की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। 26, उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में मिलती है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय जो रोपड़ कृषि होती है, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, किन क्षेत्रों में मिलती है रोपड़ कृषि? ध्यान दीजिएगा। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, उपरोक्त सभी। रोपड़ कृषि का मतलब जो कृषि रोपी जाती है, लगाई जाती है, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन भाई 127 की ओर आते हैं। 127 को देखते हैं हम लोग। और ध्यान दीजिएगा, ये जितने क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को इतना बार अभ्यास कर लीजिए आप कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो ना समझ में आए। ये आनंद सीरीज से संचालित हो रही है कि नवीन सीरीज है। यदि दोनों सीरीज आप रखे होंगे या नहीं है तब इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के कारण उसके उसके आसपास परिवहन की सुविधाओं तथा बस्तियों के क्षेत्र का विकास होता है? निम्न में से किस व्यवसाय के कारण उसके आसपास परिवहन की सुविधाओं तथा बस्तियों के क्षेत्र विकसित होते हैं? यहाँ 2 बार लिखा है तो एक बार काट देते हैं। किसका विकास होता है भाई? खनन का, कृषि का, मत्स्य का, लकड़ी काटना। किसके कारण परिवहन और बस्तियों का विकास होता है? तो जी हाँ दोस्तों, खनन के कारण परिवहन और बस्ती दोनों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिवासों का वर्गीकरण निम्नलिखित किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जीवन स्तर के आधार पर। अधिवासों का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर किया जाता है भाई? व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सघन अधिवास आधारित होते हैं, सघन अधिवास आधारित होते हैं कृषि पर, आखेट पर, मछुवाही पर, उपरोक्त सभी। तो ध्यान देंगे, उपरोक्त सभी जो सघन बस्तियां होती हैं इन सभी बातों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। स्थायी अधिवास, स्थायी अधिवास विश्व की जनसंख्या का केवल कितना प्रतिशत है? 2% है, 4% है, 6% है, 8% है। तो वह कितना प्रतिशत है भाई? 2% है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। थोड़ा सा खेद है लेकिन प्रश्न है, इसलिए प्रश्न आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। दिखाई नहीं दे रहा होगा। मरुस्थलों या अर्ध मरुस्थलों में बसने वाली अधिवास का प्रतिरूप होता है?
अनियमित होता है, चौकोर होता है, आयताकार होता है, रेखी होता है, तो क्या होता है भाई? चौकोर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नगरीकरण का उद्भव प्रागैतिहासिक काल में आज से लगभग हुआ था 10,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व, 14,000 वर्ष पूर्व या 16,000 वर्ष पूर्व। कितना हुआ था भाई? ऑप्शन नंबर ई 10,000 वर्ष पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 233। लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय से ही रहा है, इनमें महत्वपूर्ण है विचारों का विसरण, भाषा का प्रचार प्रसार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पदार्थों का प्रचार प्रसार। उपरोक्त सभी लोगों के जो प्रवास हैं, ध्यान देंगे, लोगों का जो प्रवास है प्रभावकारी है, ठीक है ना। तो आरंभिक समय में यह क्या था? लोगों का विसरण था, भाषा का प्रचार प्रसार था, विज्ञान प्रौद्योगिकी नव परिवर्तनों का प्रचार प्रसार था। उपरोक्त सभी था। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 234 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सी मानवीय विकास का मापन नहीं है? ये ध्यान देंगे, मापन नहीं है। साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त उपभोक्ता व्यय। जो मानव के विकास का जो लक्षण होता है मापन नहीं है, क्या है? उपभोक्ता का व्यय। व्यय से हमने उसको माप नहीं सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 35 की ओर चलते हैं। जनसंख्या प्रवाह किसके द्वारा निर्धारित होता है? राजनीतिक निर्णय के कारण या पुश एंड पुल कारण, ऐतिहासिक कारण, धार्मिक कारण। जनसंख्या प्रवाह किसके द्वारा निर्धारित होता है? वह होता है पुश एंड पुल कारक द्वारा। ध्यान देंगे, पुश और पुल, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं प्रबल धक्का का सिद्धांत, आप नाम सुने होंगे, यही है, ठीक है ना। तो पुश मतलब धक्का देना, पुल और पुल मतलब पुल और पुश मतलब धक्का, प्रबल धक्का के कारक, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है जनसंख्या, स्थल, आकार, कार्य। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है नगरों का वर्गीकरण वह है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए। जनांकीय संक्रमण के प्रतिपादक थे वारेन थॉम्पसन, सी.पी. ब्लेकर, फ्रैंक नोस्टाइन, ए.जे. कोल और अन्य, ठीक है ना। तो कौन कौन थे भाई? और ध्यान दीजिए, और ये लिखा ए.जे. कोल और ई.एम. हुबर। तो ध्यान दीजिए, जनांकीय संख्या का संक्रमण का जो प्रतिपादक था वह वारेन थॉम्पसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 238। जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र में विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप घनत्व से रिलेटेड 5 बातें रखे होंगे याद। क्या? अंकगणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिकी घनत्व, ठीक है ना। तो ये जितने भी घनत्व हैं, इन घनत्व से रिलेटेड जो तथ्य रहे हैं उन तथ्यों को आप को क्लास में भी नोट कराया गया है, इसके फार्मूले भी लिखवाए गए हैं। तो आप उसी में से एक प्रश्न आया हुआ है, जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र में विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कायिकी घनत्व कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कायिकी घनत्व बराबर क्या होता है? कायिकी घनत्व बराबर क्या होता है? तो आप लिखते हैं ना, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग, ठीक है ना। यही होता है कायिकी घनत्व, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 239। नगर प्रदेश की विशेषताएं हैं। नगर प्रदेश की विशेषताएं हैं अल्प विकास, पिछड़ापन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, संकेंद्रित विकास। नगर प्रदेश की विशेषता है अल्प विकास, पिछड़ापन,
खनिज संसाधनों की उपलब्धता, संकेंद्रित विकास। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो नगर प्रदेश की विशेषता होती है वो ऑप्शन नंबर डी संकेंद्रित विकास होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी स्थान की केंद्रीयता किसके आधार पर निर्धारित होती है? उसकी परिवहन प्रणाली, उसका प्रशासनिक स्तर, उसकी कार्य प्रकार्यात्मकता, सुदृढ़ता, शैक्षिक संस्थानों की संख्या। जो किसी स्थान की केंद्रीयता डिसेंट्रलाइजेशन की हम लोग बात करें तो किसके आधार पर होता है? उसकी प्रकार्य सुदृढ़ता पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 141। 141 को हम लोग देखते हैं। एक उच्च तथा एवं क्रमशः हंसोन्मुख 30/1000 से अधिक प्रजननता एवं एक तीव्रता से घटती हुई 15/1000 से अधिक मृत्यु दर जनसंख्या संक्रमण की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? प्रथम अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक अवस्था, अंतिम अवस्था। ध्यान देंगे, एक उच्च हंसमुख 30/1000 प्रजननता और तीव्रता में 15/1000 से अधिक मृत्यु दर जनसंख्या क्या है? ध्यान देंगे, जब हम लोग जनसंख्या की पहले वृद्धि पढ़ते हैं ना, जनसंख्या वृद्धि में आता है। ध्यान देंगे, 4 चरण होते हैं। एक चरण में जनसंख्या खूब ज़्यादा बढ़ती है, उतना ही ज़्यादा मृत्यु होती है। फिर दूसरे होते हैं जनसंख्या तो बढ़ती है, मृत्यु दर कम होने लगती है। फिर जनसंख्या घटने लगती है, फिर मृत्यु दर कुछ बढ़ने लगती है, या दोनों स्थिर हो जाते हैं। तीस अवस्था में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो पहला, दूसरा। तो यहाँ कह रहा है मृत्यु दर कम हो रहा है, दिख रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? द्वितीय अवस्था कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। 142 को हम लोग देखते हैं। मानव प्रवाह संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एट फर्म, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट ए फर्म का प्रतिपादक कौन है? स्टॉफर हैं, इरविनस्टीन है, वेबर हैं, जिफ हैं। तो कौन है भाई? जिफ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।